Hello student, I am Namra Siddiqui and today we are going to start class 12 chemistry and we will complete our chapter around 10 lectures. If you face any query then you may contact us with a given number. So let's start our chapter 1 solid state. So in this chapter firstly we will discuss about what is solid. Solid are any compound which have fixed shape, fixed mass, डेफिनाइट वॉल्यूम एंड कंप्रेसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट नील. मतलब सॉलिड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी शेप फिक्स होती है, जिनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, जिनकी कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म होती है. तो ये तो हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रो देखा. इसके अंदर हम पढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर जो सॉलिड्स हैं वो सिर्फ दो टाइप्स के हैं. फर्स्ट सॉलिड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. जो क्लास 12 के अंदर सॉलिड्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं. First one is crystalline solids and second one is amorphous solid. Amorphous solids. देखो हम समझते हैं कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में फर्क क्या होता है. Crystalline solids are those types of solid in which we have to see a long range order. मतलब जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर हम लोगों को लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखता है इस तरीके का. ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, ये एटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं. लेकिन एमोर्फस के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं दिखता. हमें इसके अंदर जो दिखता है वो रैंडम ऑर्डर दिखता है, इर्रेगुलर. मे बी दो यहाँ तक कॉमन चला एंड देन इसके बाद वो टूट गया एंड देन इस तरीके से हम लोगों को इसका जो अरेंजमेंट होता है ना वो बिल्कुल रैंडम होता है. तो पहला पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शो द लॉन्ग रेंज ऑर्डर. Constituent particles have long range order, while in case of amorphous solid constituent particles have short range order. इसमें कैसा होता है constituent particle? एमोर्फस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो होता है शॉर्ट रेंज. वाइल इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका ऑर्डर जो होता है वो लॉन्ग होता है. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में थे, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमारा शो कर देते. वाइल इन केस ऑफ एमोर्फस आप देखिए कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसका यहाँ तक चला एंड देन उसके पास हमारा जो ऑर्डर था वो खत्म हो गया, वापस से इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर आ गया. यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है. क्रिस्टलाइन में सीधा सीधा होता है. ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट. इसका सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जब हम इनको किसी शार्प एज टूल से, कि शार्प नाइफ हो गया या किसी भी जिसके ऊपर शार्प चीज होती है या शार्पली होता है, अगर हम उससे कट करते हैं शार्प एज टूल से, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हमारी न्यूली जनरेट सरफेस होती है वो एकदम स्मूथ होती है. मतलब इफ वी हैव कट द क्रिस्टलाइन सॉलिड विद द हेल्प ऑफ शार्प एज टूल देन द न्यूली जनरेटेड सरफेस इज स्मूथ. बट इन केस ऑफ एमोर्फस इफ वी हैव टू कट विद द हेल्प ऑफ शार्प एज टूल द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर इर्रेगुलर. इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है अगर हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को शार्प एज टूल से कट किया. सपोज ये मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स था और मैंने इसको शार्प एज टूल से कट किया, तो बिल्कुल जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होगी वो कुछ इस तरीके की आएगी. ये जो इस तरीके की सरफेस आई है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कैसी है, वो स्मूथ है, बिल्कुल न्यूली जनरेटेड सरफेस कैसी स्मूथ है. तो इफ वी कट
crystalline solids with sharp edge tool, with sharp edge tools, then the newly generated surface is smooth. But if we talk about the amorphous solid, in case of amorphous solid, जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होती है आफ्टर द कट विद द हेल्प ऑफ शार्प एज टूल, वो बिल्कुल इरेगुलर आती है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, वो कैसे थे? इरेगुलरली अरेंज थे। इसमें भी हम लोग लेते हैं तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ तक लॉन्ग रेंज ऑर्डर चला, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं दिखा, मुझे यहाँ दिखा, कुछ यहाँ दिखे, कुछ यहाँ दिखे, कुछ यहाँ दिखे। तो जब मैं इसको किसी शार्प एज टूल से कट करूंगी तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी इरेगुलरली आपको दिखेगा। तो कुछ सरफेस इस तरीके की आपको दिखेगी, कुछ इस तरीके से आएंगी, कुछ इरेगुलर होगा। तो सेकंड पॉइंट जो इसमें आता है वो यह आता है, इफ वी कट amorphous solid with the help of sharp edge tool, then the newly generated surface is irregular. Is that clear? देखो एक बार फिर समझते हैं क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस को। Crystalline solids are those solid in which we have to see a long range order of constituent particle. But if we talk about amorphous solid have short range order. Second point इसका देखते हैं, crystalline solids are those types of solids in which if we have to cut with the help of sharp edge tool, then the newly generated surface is smooth. But amorphous solid is cut by with the help of sharp edge tool, then the newly generated surface is irregular. ये दो पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो अगर 38 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट होगा तो वो अपने क्रिस्टल में 38 डिग्री पर ही टूटेगा। मतलब इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो डेफिनाइट है, वो फिक्स्ड है। बट एमोर्फस की अगर बात करेंगे तो ये ओवरऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करता है। मतलब कि मान लो ये इसका जो कोई भी कंपाउंड था वो 100 डिग्री पर मेल्ट होने वाला था, लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा 50 डिग्री पर मेल्ट होना, धीरे 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 जाकर वो मेल्ट होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका और पॉइंट करके लिख सकते हैं, दे मेल्ट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। बट एमोर्फस जो होता है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऑलराइट, 3 पॉइंट हम लोगों ने कर लिए क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस के। हम 4th पॉइंट की बात करते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो हमारे एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, वाइल एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, क्यों हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एनाइसोट्रॉपिक में रखा और एमोर्फस सॉलिड को आइसोट्रॉपिक में रखा है। देखो, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो हमारे एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन कैसे होते हैं उसको हम समझते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ, उसको समझना। सपोज ये मेरा कोई एनायन है,
ये मैंने लिख लिया NaCl NaCl Na, ठीक। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ NaCl NaCl Na, ठीक। इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया। अब ये कैसा है हमारा एनआइसोट्रॉपिक। बच्चों, एनआइसोट्रॉपिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, यानी कि डायरेक्शन चेंज करते ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो अब इसको देखते हैं। देखो NaCl यहाँ पर किस तरीके का सीक्वेंस चल रहा है। अगर मैं ये डायरेक्शन लेती हूँ, इफ आई टेक दिस डायरेक्शन देन NaCl Na, मतलब ठीक है। अब जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, सपोज मैंने डायरेक्शन क्या ली है, मैंने डायरेक्शन ले ली ये, तो कैसा आ रहा है NaCl, ठीक। अब मैंने डायरेक्शन ले ली ये, तो कैसी आ रहा है Cl Na। मैंने डायरेक्शन क्या ले ली, ये ले ली, तो सीक्वेंस क्या आ रहा है क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। मैंने डायरेक्शन क्या ले ली, ये ले ली, तो यहाँ पे क्या आ रहा है NaCl। मतलब जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज करी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। दैट्स व्हाई वी हैव टेक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनिसोट्रोपिक, बट इन केस ऑफ एमोर्फस दे आर आइसोट्रोपिक। इसे नोट डाउन करिए, इसके बाद में बताती हूँ आपको इसका 5th पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दीज आर ट्रू सॉलिड्स, बट एमोर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स। देखो हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर की बात करती हूँ या किसी भी मेटल की मैं बात करती हूँ, तो क्या ऐसा होता है कि आपने उसे थोड़ी सी हीट करी, मरकरी को छोड़कर मैंने थोड़ी सी हीट करी और वो बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर दिया। यानी कि अगर वो कंडक्टिविटी कर सकता था, उसकी टेंडेंसी थी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता था, क्या वो करना भूल जाएगा? नहीं ना। कितनी हीटअप कर दूं, क्या वो कंडक्टिविटी करना भूलेगा? नहीं। अगर उसका काम है शाइन करना, क्या वो शाइन करना भूलेगा? नहीं। इसी वजह से क्योंकि उनकी सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में या थोड़े बहुत टेम्परेचर प्रेशर के वेरिएशन में इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। अगर मैं एमोर्फस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। जो ग्लास होता है, आप पुराने बिल्डिंग्स में देखना, जो ग्लास होता है वो ऊपर से पतला और नीचे से थिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर आता है, देन ठंड आती है, गरम ठंडे की वजह से उस पर रेगुलरली ये चीज आती है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है फ्लो करने वाली। हमारे सॉलिड्स के पास टेंडेंसी नहीं होती फ्लो करने की, लेकिन ग्लास का क्या होता है, ग्लास फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है, क्योंकि वो फ्लो कर रहा है हीट एंड कोल्ड की वजह से। इस वजह से ये स्यूडो सॉलिड्स है, यानी कि सॉलिड होते हुए भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर रहा था। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द स्यूडो सॉलिड्स। इसके एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। क्या होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं? इसके अंदर हमारे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमारे इसके एग्जांपल होते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स के जो एग्जांपल होते हैं वो क्या होता है? प्लास्टिक सॉलिड होते हुए भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं कर पाती। ग्लास का मैंने भी आपको एग्जांपल समझाया है। ये दो एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स के सारे डिफरेंस को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स व्हिच हैव टू शो the long range order of the constituent particle, but amorphous solids are those types of solid which have the tendency to show the random arrangement of constituent particle. सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, while amorphous जो होते हैं वो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं।
थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, वो हमारे आइसोट्रॉपिक्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो इसका टेम्परेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो फिक्स्ड होता है। अगर ये इतने टेम्परेचर पे मेल्ट होना तो दैट मीन्स इतने ही टेम्परेचर पे मेल्ट होना है, वो ना उससे पहले हो सकता ना उसके बाद हो सकता। एमोर्फस क्या करते हैं कि वो ओवरऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। हो सकता है कि ये 70 डिग्री पर अपना काम खत्म कर दे, अपने पूरा कंप्लीटली मेल्ट हो जाए, लेकिन वो मेल्ट होना स्टार्ट 50 डिग्री पर ही हो जाएगा। फिर हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम शार्प एज टूल से कट करते हैं तो जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, बट एमोर्फस में इरेगुलर होती है। एग्जाम्पल हम लोगों ने समझे इसके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसके प्लास्टिक, रबर या ग्लास, हम लोग इसके एग्जाम्पल कह सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। अब हम लोग जो क्लास 12 की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे ट्रू सॉलिड्स है और फॉल्स जो चीज गलत होती है उसको हम नहीं पढ़ते। तो अमोर्फस क्या था, स्यूडो सॉलिड्स और फॉल्स सॉलिड, दैट्स व्हाई वी डोंट स्टडी अबाउट अमोर्फस सॉलिड, वी जस्ट स्टडी अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यू हैव टू मेंशन ऑन योर नोटबुक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, ये तो हम लोगों ने समझ लिया था। तो ट्रू सॉलिड्स को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है अपने 4 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड देन आयनिक, मेटेलिक, लास्ट वन इज कोवेलेंट। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नॉन पोलर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, उसके एग्जांपल्स क्या है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब हम इस टेबल से समझेंगे। जो नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ही बने होते हैं, पोलर पोलर मॉलिक्यूल से, एंड हाइड्रोजन वाले वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम कहीं ना कहीं आ रहा होता है। इसकी जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर होती है लंडन फोर्सेज। पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों को दिखती है। फिजिकल नेचर में जो नॉन पोलर और पोलर होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तीनों की इंसुलेटर होती है, मेल्टिंग पॉइंट तीनों के ही लो होते हैं। एग्जाम्पल नॉन पोलर के जो होते हैं वो CCl4, पोलर के HCl, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आइस वाटर। इसमें हम लोग आयनिक पे मूव करते हैं। आयनिक के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, जो कि हमारे एक्वस मीडियम में अपने आयंस को रिलीव कर देते हैं। आयनिक के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कूलम्बिंग फोर्सेज होती है, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ चुके होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल NaCl, KCl, AgCl, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ मैंने लिख भी रखे हैं। मेटेलिक के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव आयन से मिलकर बने थे। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, सी ऑफ डीलोकलाइजेशन। इसके बाद जो मेटेलिक के अंदर बॉन्डिंग होती है वो हमें मेटेलिक बॉन्डिंग दिखती है। फिजिकल नेचर जैसे क्या होता है इसका, हार्ड, ब्रिटल, साथ में डक्टाइल। मेटेलिक के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मॉडरेट टू हाई, ना बहुत ज्यादा हाई होता ना बहुत कम होता। इसके अंदर पूरी रेंज होती है हाई से लो, तो इसलिए हम लोगों ने इसको मॉडरेट टू हाई में रखा है। मेटेलिक के जो एग्जाम्पल होंगे सारे मेटल्स हो जाएंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे हैं। लास्ट वन बचता है हमारा कोवेलेंट एटम्स। कोवेलेंट एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एटम्स होते हैं। इसके अंदर जो बॉन्डिंग दिखती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखती है। फिजिकल नेचर इसका हार्ड होता है, एक्सेप्शन आता है इसके अंदर ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट अपने रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है।
इसके बाद कोवेलेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। एग्जाम्पल डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गए। दैट्स ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड विच वी हैव टू डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फर्स्ट लेक्चर एंड ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आपको कंप्लीट चैप्टर्स अराउंड 10 वीडियोज में मिल जाएगा। If you want to join our live class, then you may contact with the given number. Make sure you subscribe our channel.